नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सोमवार की शुरुआत हो चुकी है, मतलब इस सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। आज सोमवार है और आज फिर एक बवाल वाली खबर लेकर के आया हूं। उद्धव ठाकरे के लिए और आदित्य ठाकरे के लिए हर दिन ऐसा लग रहा है कि उनके लिए विकराल होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ दिशा केस का मामला नहीं है, मामला इससे भी अधिक हो चुका है। दिशा केस के मामले के अलावा अभी जो एक पटाक्षेप हुआ है, उस पटाक्षेप की आज मैं अपडेट दे रहा हूं और बड़ा भारी अपडेट है। अशोक खरात के बारे में आप सबको मालूम है, रूपाली चकनकर के भी बारे में मालूम है। रूपाली चकनकर अशोक खरात के ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। रूपाली चकनकर जी को अपॉइंट किया उद्धव ठाकरे ने। किनकी सलाह पर अपॉइंट किया? एनसीपी शरद पवार की सलाह पे। मतलब शरद पवार, और उस वक्त तो दोनों साथ में थे, शरद पवार और अजित पवार। तो जाहिर है कि वो अजित पवार की करीबी थी या शरद पवार की करीबी थी। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों की करीबी थी। शरद पवार की भी करीबी थी और अजित पवार की भी करीबी थी, क्योंकि उस वक्त महाविकास अघाड़ी पावर में थी और एनसीपी टूटी नहीं थी। मतलब एनसीपी शरद पवार नहीं बनी थी और एनसीपी अजित पवार नहीं बनी थी। शिवसेना भी नहीं टूटी थी। शिवसेना भी, आज जो उद्धव गुट है और शिवसेना शिंदे है, वो भी नहीं था। सब लोग साथ में थे, सरकार बन गई थी। रूपाली चकनकर जी का अपॉइंटमेंट हो गया महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में, और अनुशंसा जाहिर है एनसीपी की तरफ से होगी, क्योंकि एनसीपी की वो अध्यक्ष भी रही है, महिला अध्यक्ष रही हैं एनसीपी की। तो उनका अपॉइंटमेंट हो गया, वो नियुक्त हो गई महिला आयोग की चेयरपर्सन, और उसके बाद उनका हर कानूनी काम शुरू हुआ। वो कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करती, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कानूनी काम क्या उनका शुरू हुआ? ये कि अगर किसी लड़की ने कोई शिकायत दर्ज की कहीं पर, किसी थाने में उनके खिलाफ ज्यादती की, तो उस लड़की को ही बदनाम कर दिया जाए, उस लड़की को ही डांट डपट दिया जाए। और कहीं से भी कोई भी शिकायत, खास तौर से पुलिस के खिलाफ आए, अगर पुलिस कोई ज्यादती कर रही है तो उसकी तो बात सुननी ही नहीं है। रूपाली चाकनकर का यही काम था। आप कल्पना कीजिए, एक महिला आयोग की अध्यक्षा महिलाओं के ही उत्पीड़न के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही थी। मतलब चूंकि वो क्वासी जुडिशियल पोस्ट पर बैठी हैं, इसलिए वो हर तरह का कृत्य कर रही थी जो उनको लगता था कि इसका तो अधिकार मुझे प्राप्त है, और इसीलिए वो सारे काम कर रही थी जो उनकी जद में आ रहा था। और असल कहानी क्या थी? ऊपर स्वयं उद्धव ठाकरे बैठे हैं। उद्धव ठाकरे और रूपाली चकनकर के बीच में एक कड़ी है, आदित्य ठाकरे। उद्धव ठाकरे तो 2.5 साल तक जब मुख्यमंत्री रहे, तो 2.5 साल तक एक बार भी वो मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं गए। भारत का इतिहास बना और उसका माफ कीजिएगा, उसका उसका एग्जाम्पल ये दिया गया कि उद्धव ठाकरे अस्वस्थ हैं, और उसी दौरान कोरोना हो गया था 2019 के आखिर में, नवंबर दिसंबर में, मतलब मार्च से आउटब्रेक हुआ भारत में। जब हॉडी मोडी भले आए थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो लौट करके गए और उसके बाद ही खेल शुरू हो गया था कोरोना का। तो कोरोना एक बहाना बना, लेकिन इसके पहले भी उद्धव ठाकरे जी की हालत ठीक नहीं थी, वो अस्वस्थ थे। लेकिन बेटा और पत्नी के दबाव पर वो मुख्यमंत्री पद को स्वीकार किया। वो नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना। उस वक्त भी एकनाथ शिंदे का नाम चल रहा था शिवसेना की तरफ से, लेकिन बेटे को यह मंजूर नहीं था कि
पिता मुख्यमंत्री नहीं बने और उनकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इस बार इरादा कुछ और था। इन्होंने भांप लिया था यही मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारी अलायंस है, इसी में हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। खैर, सरकार, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, सरकार बनी, ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये डुप्लीकेशन हो जाएगा। असली बात पे आते हैं। तो इन्होंने रूपाली चाकनकर जी को अपॉइंट किया। खेल शुरू हुआ इनका अशोक खरात के साथ। अब जो 300 महिलाओं के वीडियो आए हैं, उस 300 महिलाओं से करोड़ों रुपए की उगाही हुई है, लाखों में। एक एक महिला को 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10-10 लाख रुपए तक देने पड़े। हर महिला को कहा जाता था कि भाई आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपके पति खुश नहीं हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको कामाख्या देवी मंदिर में के लिए दान देना पड़ेगा। 50 से 60 करोड़ रुपए का वो कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण करवाया है। ये काम वो करवा रही थी, और ये सब काम में पार्टनर इन क्राइम थी रूपाली चाकनकर। अब एसआईटी, आज मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, एसआईटी से जानकारी मिली है, जो एसआईटी गठित हुई है, रूपाली चाकनकर, अशोक खरात, इन सब के बारे में पता करने के लिए। तो पता चला है कि रूपाली चाकनकर, अशोक खरात के तरफ से जो पैसे की उगाही होती थी, वो पैसा जाता कहां था? वो पैसा जाता था ठाकरे के पास और एनसीपी में जाता था। बड़े पैमाने पर इस तरह के अशोक खराट जैसे बाबा को प्रचारित किया गया, संरक्षित किया गया, उसे उसे और पल्लवित किया गया और पोषित किया गया। क्यों? क्योंकि वो दूध देने वाली बहुत बड़ी मशीन बन गए थे अशोक खरात जी। अब एसआईटी ने जो ईडी को ब्रीफ किया है, इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है, एसआईटी जांच कर रही है। हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बहुत जल्द एसआईटी उठाने वाली है या उनको सम्मन भेजने वाली है तत्कालीन मुख्यमंत्री को। सबसे बड़ा कैच लाइन ये है, उस वक्त के मुख्यमंत्री को ये सम्मन भेजने वाली है एसआईटी और ईडी दोनों। क्यों? क्योंकि अशोक खरात के ट्रस्ट से करोड़ों रुपए के उगाही के कारनामे सामने आए हैं। महाराष्ट्र की मीडिया, जो पेड मीडिया है, सारी मीडिया नहीं, जो पेड मीडिया है, वो ये खबर चला रही है कि इनका संबंध एकनाथ शिंदे जी से अधिक था, और जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो रूपाली चाकनकर का रिश्ता एकनाथ शिंदे से अधिक था। मतलब मीडिया में ये प्लांट किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को बदनाम किया जाए, ये कहा जाए कि ये सबके पीछे एकनाथ शिंदे थे, और एकनाथ शिंदे अभी क्या है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो ये सारा जो जो गुस्सा है आम जन का, वो एकनाथ शिंदे की तरफ मोड़ दिया जाए। गहरी प्लानिंग हो रही है, गहरी साजिश हो रही है। शुरुआत में तो ये बात लगी भी, और मैं इसमें फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हालांकि श्रीमान देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे प्रकरण का रहस्योद्घाटन तो किया है, लेकिन रहस्योद्घाटन करने में ये कहानी ये हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फडणवीस जी एकनाथ शिंदे से स्कोर सेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई वहां नहीं है। हो सकता है, हम इसको पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को फडणवीस जी फंसा रहे हैं, नहीं, हम नकार भी नहीं सकते, लेकिन इसकी संभावना नगण्य है, बल्कि जीरो में कहें। एकनाथ शिंदे को इसमें फंसाने की कोई योजना नहीं है, नहीं फंसाया जाएगा, क्योंकि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। सारा लेना देना है इस बाप बेटे का, पिता पुत्र का,
और इस पिता पुत्र के साथ साथ रूपाली चाकनकर खाली ग्रामीण महिलाओं का या ऐसी महिलाएं जो शहर, नासिक कोई ऐसा शहर नहीं है, वो ग्रामीण इलाका नहीं है। नासिक में जहां पर ये आश्रम है वो भले ही थोड़ा सा इंटीरियर का होगा, इंटीरियर में होगा, लेकिन नासिक जैसे शहर में, बड़ा समृद्ध शहर है नासिक, अंगूर के लिए मशहूर है, और नासिक में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां से फूड कॉरपोरेशंस और इस सब के जितने काम होते हैं उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, फूड इंडस्ट्रीज हैं बहुत नासिक में। उस नासिक शहर में इस तरह का जघन्य खेल चल रहा था। अब एनआईटी ने, एसआईटी ने जो अब सारी तैयारी की है, वो तैयारी ये है कि कैसे आदित्य ठाकरे की भूमिका है अशोक खरात को आगे बढ़ाने में। मामला सिर्फ रूपाली चाकनकर का नहीं है। रूपाली चाकनकर के अलावा और कितनी महिलाएं हैं इस गैंग में, कितनी लड़कियां हैं इस गैंग में। अकेले रूपाली चाकनकर ये काम नहीं कर सकती होंगी। रूपाली चाकनकर के सामने जाहिर है उनकी कोई टीम होगी जो महिलाओं को लाती होंगी, रूपाली चाकनकर से मुलाकात करवाती होंगी, फिर रूपाली चाकनकर उनको अशोक खरात के पास भेजती होंगी। तो वो कितने टीम हैं, वो कितनी लड़कियां हैं, कितनी महिलाएं हैं, इसको एसआईटी अब खंगाल रही है। और एसआईटी के जांच की आंच अब उद्धव ठाकरे नहीं, आदित्य ठाकरे की तरफ जा रही है। आदित्य ठाकरे न सिर्फ ड्रग कार्टेल का हिस्सा है, बड़ा ड्रग का व्यवसायी है, बल्कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में रेड पड़ी थी। सोशल मीडिया पर यह खबर आई थी। लगभग 20-25 लड़कियों को तहखाने से बरामद किया था पुलिस ने। अब ये कहा जा रहा है कि बांद्रा का वो जो रेस्टोरेंट है जिसमें अंडरग्राउंड तहखाने में लड़कियों की बरामदगी हुई थी, वो असल में वो लड़कियां देह व्यापार से संबंधित थी और उसको प्रोटेक्शन मिल रहा था मुंबई के कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर का, जिसमें श्रीमान परमवीर सिंह का भी नाम आ रहा है। कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर का, और उसके साथ जो बड़ी मिली भगत थी वो आदित्य ठाकरे की है। लेकिन मैं इस बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम बड़ी तेजी से उछला था, बड़ी तेजी से, और सोशल मीडिया पे वो खबरें बहुत वायरल हुई थी। आपने देखा होगा कि मुंह ढकी हुई लड़कियां बरामद हो रही हैं और पुलिस के रेड हो रहे हैं, और बांद्रा के इलाके से ये बरामदगी हो रही है और तहखाने से बरामदगी। तो रेस्टोरेंट चलाने के नाम पर वहां पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। तो एक तरफ तो ऑर्गेनाइज्ड देह व्यापार का धंधा, जो नाइट क्लब होते थे मुंबई में, अब हालांकि वो बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी नाइट क्लब का चलन है। दबे छुपे तरीके से नाइट क्लब ऑपरेशनल हैं और उसमें पुलिस की मिली भगत से उस नाइट आउट में, नाइट क्लब में ड्रग और लड़कियों की सप्लाई की जाती है बड़े पैमाने पर, और ये बहुत बड़ा बाजार है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक इलाका है जो खास प्रजाति की महिलाएं वहां से ये लोग लाते हैं। वो जो ट्राइबल महिलाएं हैं उनको फंसा करके, बहला करके, फुसला करके ये अपने यहाँ लाते हैं और देह व्यापार के धंधे में झोंकते हैं। और ये जानकारी मुझे तो फर्स्ट हैंड मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार अफसर ने दी कि ये बहुत पहले से, और ये मामला ये अरुण गबली, हाजी मस्तान के जमाने से चलता आ रहा है। फिर दाऊद की एंट्री हुई, देह व्यापार का धंधा, जिसमें कि मध्य प्रदेश का जो मैंने आपको नाम बताया, खास ट्राइबल प्रजाति की महिलाओं को वहां पर लाया जाता था और उसको देह व्यापार के धंधे में धकेला जाता था। और इसके अलावा देह व्यापार के धंधे में कहां से कौन कैसे इंटर करवा रहा है, ये सारी बातें पुलिस को मालूम है। अब ये कहा जा रहा है कि ये पूरे देह व्यापार का जो धंधा चल रहा था उस सब पर सचिन बाजे की नजर थी, और सचिन बाजे रिपोर्ट करता था ठाकरे को। ये सब काला चिट्ठा अभी धीरे धीरे खुलते जा रहा है।
सचिन बाजे सिर्फ अपराध करने के लिए नहीं आया था। सचिन बाजे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए गोल्ड माइन था। जितने अवैध कारनामे हो रहे थे सब सचिन बाजे के जिम्मे था। कहीं देह व्यापार का धंधा चल रहा है, कहीं नाइट क्लब चल रहा है, कहीं ड्रग की सप्लाई हो रही है, ये सब के सब सचिन बाजे के जिम्मे था। और सचिन बाजे इससे पैसा तहसील करके ठाकरे परिवार को देता था और सामने से ठाकरे परिवार आपको व्हाइट कॉलर लगा करके घूमते थे। ये चर्चा अब आम हो चुकी है। मुंबई के पुलिस वालों ने अभी ये जो रेवती, बहुत सारे रेवती जो आए हैं, उनके मुखारबिन से जो ये चर्चाएं सुनी हैं तो होश पाख्ता हो गए। हमने कभी कल्पना में नहीं सोची थी कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे इस तरह की गंदगी में शामिल है। हालांकि उन्होंने नाम लिया, उन लोगों ने, इन पुलिस वालों ने जो जानकारी दी है, उन सब ने नाम लिया कई और राजनीतिक पार्टियों के लोगों का। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उसमें, एनसीपी के भी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं बड़े पैमाने पर, और छिटपुट तरीके से कहीं कहीं बीजेपी के भी लोगों की संलिप्तता पाई गई है। ये फर्स्ट हैंड अकाउंट ये ईमानदार पुलिस वाले हम लोगों को बतला रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, और इसलिए हम आपको सूत्रों के हवाले से कहते हैं। लेकिन पंच लाइन ये है कि एसआईटी और ईडी की जांच अशोक खरात और रूपाली चाकनकर के रिश्ते के मामले में अब सीधा पहुंच रहा है कहां? आदित्य ठाकरे के पास। तो अब इसे आप नियति मानेंगे? नियति का क्रूर, जिसको आप कहते हैं ना, कि आप कितना भी स्मार्ट बन लें, कितनी भी कोशिश कर लें बचने की, बच नहीं पाएंगे। रोज एक नया बवाल सामने खड़ा हो जा रहा है। जैसे ही एसआईटी गठित हुई अशोक खरात के मामले में, उसकी आंच पहले से, मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये आंच यहां तक पहुंचेगी, ठाकरे तक जरूर पहुंचेगी। अब इनके तरफ से कवायद शुरू हो गई है कि जैसे दिशा सालियान के केस को इतने दिन तक वो भटकाते रहे हैं, यहां भी भटकाने की कोशिश होगी। मित्रों, जब पूरे कुएं में भांग पड़ा हुआ है, जब बैग पहुंचा करके एसआईटी को गो स्लो कर दिया जाए, तो यहां भी गो स्लो हो जाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद इस बार गो स्लो नहीं होगा। रूपाली चाकनकर की आंच, अशोक खरात की आंच ठाकरे तक जरूर पहुंचेगी। अब इसमें खेल ये है कि एकनाथ शिंदे को जो बदनाम करने की बात हो गई है पावर गैलरी में, उससे थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही जांच एजेंसी पहुंच रही, तो जांच एजेंसी को पता चल रहा है कि साहब इसमें एकनाथ शिंदे की तो भूमिका बहुत कम है, इसमें तो सबसे बड़ी भूमिका ठाकरे की है। ये तो ठाकरे के सौजन्य से ये सारा धंधा चला है। ये करोड़ों रुपए के मंदिर बने हैं, करोड़ों रुपए की उगाही हो रही है। एक एक महिला से 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं इलाज के नाम पर, दान के नाम पर। दान पेटी खुली हुई है और कितने करोड़ों रुपए की उगाही हुई होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ये है रूपाली चाकनकर और ये है अशोक खरात। आशीर्वाद किसका मिला था? आशीर्वाद मिला था ठाकरे का। इसलिए अब ईडी ये जांच करेगी कि कोई ट्रेल अगर जा रहा है, पैसे का ट्रेल ठाकरे तक इतनी आसानी से स्टैब्लिश हो नहीं पाएगा। लेकिन एसआईटी अगर कस्टोडियल इंक्वायरी करे, आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करे, उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाए। क्या आपने रूपाली चाकनकर का जो अपॉइंटमेंट किया वो किसके कहने पर किया था? आपको सपना तो आ नहीं रहा था रूपाली चाकनकर के बारे में? तो रूपाली चाकनकर को अपॉइंट किया और उसके बाद अशोक खरात हो गया। अब ऐसे में आपने सचिन बाजे को अपॉइंट किया, दिशा सालियान हो गया और सुशांत सिंह हो गया, और इसके अलावा 13 और मौतें हो गई। तो ये महज संयोग है क्या? सचिन बाजे के अपॉइंटमेंट के बाद ही ये घटनाएं शुरू हो गई, ये महज संयोग है। रूपाली चाकनकर को आपने महिला अध्यक्ष बना दिया और उसके बाद 300 महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, ये महज संयोग है। अशोक खरात जो है वो 60-70 करोड़ का बना लेता है मंदिर, कामाख्या मंदिर बना ले, ये महज संयोग है।
ये असंभव है, ये महज संयोग हो ही नहीं सकता। ये पूरे संरक्षण में हो रहा था। जिस प्रकार से कि सचिन वाजे एक डिसमिस्ड पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करके उसे टारगेट दिया गया था कि इस लोगों को तुम एलिमिनेट करो क्योंकि ये लोग हमारे रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। तो उन्होंने दिशा सालियान को एलिमिनेट कर दिया, उन्होंने सुशांत सिंह को एलिमिनेट कर दिया, उसके साथ साथ 12-13 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जो शायद इनकी पोल पट्टी जानते हों, उनको एलिमिनेट कर दिया। ऐसी परिस्थिति में मित्रों, रूपाली चाकणकर और अशोक खरात कोई संयोग नहीं है। इसलिए एसआईटी और ईडी दोनों को लग रहा है कि किसी भी सूरत में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को इसमें कस्टडी में लिया जाए। लेकिन फिर वही पॉलिटिक्स, फिर वही पावर पॉलिटिक्स, फिर वही बचाने की कवायद शुरू होगी। अधिकारी भी क्या करें? विश्वस्त सूत्र हमें बता रहे हैं कि अधिकारी चाहते हैं कि इस केस में कस्टडी में लिया जाए, आदित्य ठाकरे को हवालात में लिया जाए, उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कोई गिरफ्तार करने दे तो ना। खैर, देखते हैं अधिकारी का ईमान कितना मजबूत है और किस हद तक वो कार्रवाई कर पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, प्रकृति अपना न्याय लेकर रहेगी। ये बात फिर साबित हो गई। यकायक अशोक करात का, रूपाली चाकणकर का इशू कैसे आ गया सामने और फिर ये एक के बाद एक तार खुलने लगे। खैर, कुछ देर के बाद एक और विस्फोटक जानकारी लेकर के आ रहा हूं, तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार।